बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं, और अब की अगर हम बात करें तो पाक चीन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें दोनों ममालिक ने आलमी और इलाक़ाई मामलात पर ताउन और राबितों को मरबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ने सेंट्रल स्कूल में भी खिताब किया और ये कहा कि पाकिस्तान को वाइट कॉलर क्राइम से निपटने के लिए चीन की मदद दरकार है। करप्शन और पावर्टी इंटरलिंक्ड हैं, करप्शन ज़्यादा हो तो गुर्बत भी ज़्यादा हो जाती है और एक मखसूस तबका जो है वो अमीर से अमीर होता चला जाता है। एक और अहम बात यह कि पहली दफ़ा दोनों ममालिक ने अपनी करेंसी में तिजारत करने का ऐलान किया है, अमरीकी डॉलर की बजाय। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो इस वक्त चल रहा है उस पर जो पोलिटिकली उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे ऑपोजिशन की तो उसका जो रिएक्शन है, और नैब की एक साल कारकर्दगी पर भी हम नज़र डालेंगे। बेनामी अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स की खबरें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आ रही हैं, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ और फिर ऑपोजिशन का रिएक्शन, और इसके अलावा नए बलदियाती निज़ाम की जो मंजूरी दे दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे कि हुकूमत के सादगी मुहिम के ऐलान के बाद ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर जो पुलिस अफसरान हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल कई कैनाल अराजी पर मुश्तमिल रिहाइश गाहों का चीफ जस्टिस ने अब नोटिस लिया है, और आपके साथ हम शेयर भी करेंगे कि एक ऑफिसर की रिहाइश गाह कितने कैनाल पर मुहित है और इसके एक्सपेंसेस क्या है। अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब भी लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। मखदूम शहाबुद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी इस्लामाबाद से में ज्वाइन करेंगे। सबको वेलकम करती हूँ। फिरदौस साहब आपसे शुरू करूंगी। सर, खान साहब के खिताब पर पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि जो उन्होंने सेंट्रल स्कूल में खिताब किया, इससे पहले वफूद की सतह पर जब मुलाकात हुई उनकी, उसमें भी उन्होंने करप्शन और पावर्टी पर चाइना से ताउन की बात की है, ताउन दरकार होने की बात की है। सर, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया, इरशाद साहब ने बड़ा इसको इलेबोरेट किया कि चाइना और पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए कि वहाँ कई सालों से एक ही पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है, नो अपोजिशन, कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे हर पार्टी को अपने 5 साल की डेडलाइन के बाद उसका कोई पता नहीं होता कि अगली दफ़ा भी उनकी हुकूमत आनी है या नहीं आनी है। इन हालात में सर कैसे फॉलो करेंगे जो भी पॉलिसीज़ जो है वो चाइना की तरफ से फॉलो की गई इन तमाम तरह हालात से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमहूरियत जैसी पार्लिमानी जमहूरियत है उसके अंदर 5 साल के लिए हुकूमत आती है। जब 5 साल के लिए हुकूमत आती है तो हुकूमतें ऐसे प्रोग्राम लाने की कोशिश करती हैं जो उस 5 साल की बेसिस के ऊपर उन्हें आइंदा भी इलेक्ट किया जा सके। जब वो प्रोग्राम कामयाब होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है हमें 5 साल नहीं, हमें अगले 5 साल भी मिलेंगे और फिर उससे अगले 5 साल भी मिलेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर को अगर सिर्फ आप 2 अल्फाज में समेटना चाहें तो वो है गुर्बत मिटाओ। हम इसी मंशूर के लिहाज से हमेशा एम्फेसिस देते आ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हमारा स्टैंडर्ड स्टेट है। हमने जो चीज़ें अपने मंशूर में बाकायदगी से कही हैं कि हम कहते हैं तालीम की तरफ तवज्जो दो, हम चाहते हैं कि हेल्थ कंडीशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो हायर एजुकेशन बेहतर हो, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। ये वो सारी चीज़ें जब इंसान किसी मुल्क के डेवलप होते हैं तो इकॉनमी खुद ब खुद डेवलप होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड। हम ये नहीं कहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम सिर्फ जो बात कहना चाहते हैं कि पहली प्रायोरिटी ह्यूमन इश्यूज़ पे है। ह्यूमन इंडेक्स जो इस पे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। सबसे बड़ा गोल उसमें जो है वो ये है गुर्बत भी मिटाओ और भूख मिटाओ। गुर्बत, भूख मिटाओ, तालीम दो, रोज़गार दो। ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हुकूमत वक्त को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इससे कि ये सारे काम अकेले हुकूमत नहीं कर सकती, इसके साथ उसको प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। और चीन का सबसे बड़ा जो शानदार एक्सपेरिमेंट है कि उन्हीं ने अपने 70 करोड़ अवाम को निकाला और वहाँ भी जो है माओ जे तंग के पास डेन ज़ाओपिंग ने जो निज़ाम लेके आए वो ऐसा निज़ाम था जिसके अंदर चाहे उन्हीं ने कम्यून सिस्टम के अंदर
कंपटीशन पैदा किया, विलेज टू विलेज कंपटीशन पैदा किया, लेकिन लोगों को रोजगार मिली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा और उन्हीं ने वो जो प्रॉफिट कमाने लगे थे उसको डाउनवर्ड लोगों के अंदर जाने दिया। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास नहीं रहा, इस वक्त चाइना में दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलियनर्स मौजूद हैं। तो वो जो निज़ाम है आपको उसके लिहाज से उसको सराहना तो पड़ेगा कि इससे कि हर हुकूमत का ताल्लुक यही है कि वो अपनी आवाम की खुशहाली के लिए काम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो चीन से ये कहा है कि आप हमें मदद दीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉपी कैट्स बने, लेकिन आप की प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चिली से इंपोर्ट हुआ है, चिली में ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हुआ था जहाँ तक मुझे तारीख पढ़ने का है, जहाँ उन्हीं ने डायरेक्ट सब्सिडी की बात की है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर रसूल बख्श रईस इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है डायरेक्ट सब्सिडी का, और ये अब दुनिया भर में कामयाब साबित हो चुका है। इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन डायरेक्ट सब्सिडी टू द पुअर हैज हेल्प ग्रेटली एलिवेट द पॉवर्टी कंडीशन। कम से कम भूख से निकालने में बड़ा कामयाब रहा है ये प्रोग्राम, इसीलिए उसको कंटिन्यू कर रही है। ये बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में आया था, नवाज शरीफ को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नाम आप कुछ भी देते रहे, लेकिन प्रिंसिपल ये है डायरेक्ट सब्सिडी टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। और जहां से आपको अच्छी चीज मिले, कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कहता कि PMLN ने सारे बुरे काम किए होंगे, जो उनके अच्छे काम किए हुए वो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वो पावर को प्रॉपरली डेवलप करते हमें कोई इतराज नहीं होता, पावर चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लॉपसाइड तरीके से एनर्जी डेवलपमेंट किए, इसलिए हम क्रिटिकल है कि कोई तक नहीं पड़ती कि पंजाब के अंदर कोयले के पावर प्लांट लगाते साहिल पे लगाते, कराची के करीब लगाते, ये कोल ट्रांसपोर्टेशन टू इंटीरियर ऑफ पंजाब डजंट मेक सेंस टू अस, तो हम उसके बारे में क्रिटिकल है। अगर उन्हीं ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बैलेंस नहीं किया विद पावर जनरेशन, वी आर क्रिटिकल ऑफ देम, लेकिन वी आर नॉट सेइंग कि जी ये नहीं चाहिए मुल्क में, ये चाहिए। लेकिन आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है, तो अगर हम उनको या मुल्क का फायदा नहीं है तो वो सही नहीं। ठीक है, ठीक है। इरशाद साहब, जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं नकवी साहब, तो जो अब वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद है, 15 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं पाकिस्तान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उससे ये तमाम मुआहदे? हाँ, उसमें 2-3 मुआहदे तो ऐसे ज़रूर हैं ना, बिल्कुल वो सारे तो ज़ाहिर है इसी पे नहीं हो सकते, ये मुख्तलिफ वेरिएशन है उसके अंदर। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआहदे भी हैं, उसके अंदर एनर्जी के मुआहदे भी हैं, उसके अंदर ये भी है मामला CPEC में जो इजाफी उसको एडिशनल वो करना है, वो डेवलपमेंट वो भी शामिल है। सही। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में नकवी साहब ने कहा, मैं इस पर बात करूँगा ज़रा। देखिए, ये डायरेक्ट सब्सिडी जो है ये उस मुल्क में बिल्कुल कामयाब होती है जहाँ साथ साथ ऑडिट हो, सर्वे हो कि इसके नतीजे में वो फैमिली अपने पाँव पर खड़ी हो रही है या नहीं खड़ी हो रही। चाइना में हम गए तो उन्होंने ये जो वहाँ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि हम हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद, अभी 2020 में उन्होंने एक सर्वे पूरे मुल्क में कंडक्ट करना है, जो अभी से शुरू हो गया है, कि जो हमने ये सारे अहदाफ हासिल किए हैं क्या ये दुरुस्त हैं या इसमें कहीं ब्यूरोक्रेसी ने और हमारे कारकुनों ने डंडी तो नहीं मारी। हमें ये प्रोग्राम 2008 से चल रहा है, 10 साल हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत को लाजमन पिछली हुकूमत ने नहीं किया, ये सर्वे करना चाहिए कि जिन फैमिलीज़ को ये डायरेक्ट सब्सिडी दी गई, डायरेक्ट पैसा दिया गया, वो अपने पाँव पर खड़े होने 10 साल के में काबिल हुए या नहीं, या वो खैरात पे पल रहे हैं और आदी हो गए हैं कि यही पैसे लेते रहें। तो एक तो पहलू ये है कि ये डायरेक्ट सब्सिडी के कुछ फ़वायद भी हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं जिसका इजाला होना चाहिए। अब खान साहब का जो दौरा है मेरे नुक्ता नज़र से तो कामयाब दौरा है, क्योंकि जिस लेवल पे उनको यानी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात हुई है और सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म के अलावा, और ये सेंट्रल स्कूल में जो उनका खिताब है, इससे मालूम होता है कि वहाँ जो रिसेप्शन है वो सिर्फ जो रस्मी सा होता है वो नहीं हुआ, बल्कि समझा गया है कि एक लीडरशिप, पाकिस्तान को लीडरशिप ऐसी मिली है जो वाक़ईतन सीरियस है, सिंसियर है।
रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मखतूब शहाबुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब फरमाइएगा, चाइना की पावर का जो एक आलमी तासुर है उसको बिल्कुल यकीनन उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और फिर ऐसे मुल्क के साथ पाकिस्तान की दोस्ती का मजीद मजबूत होना और फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना, आलमी सतह पर पाकिस्तान का तासुर अब मजीद बेहतर हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी थैंक यू सुमेरा। बात यह है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बहुत तारीखी हैं, बहुत कदीम हैं और बड़ी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो चुके हैं, और ये स्ट्रेटजिक नेचर के रिलेशंस हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सही। अब देखना यह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो अभी इस विजिट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, इससे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना एक ऐसा बड़ा मुल्क है जिसके पास इस वक्त सरप्लस फाइनेंस है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, उनको अपनी जो इकोनॉमिक आउटरीच है उसको वो बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ उनके ऐसे रिलायबल रिलेशंस हैं और पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान में चाइना की, वो किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा है। तो इन एनवायरमेंट चाइना के लिए भी एक सिचुएशन है, और आज जो एक मुश्तरका एलामिया सर्कुलेट हो रहा है उसमें भी उन्होंने यही, चाइनीज प्रेसिडेंट ने यही कहा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में, कि ये विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। तो अगर हमें इमीडिएट रिलीफ जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी शुनीद भी है, अभी कॉन्क्रीट टर्म्स में तो नहीं पता कि वो इस वक्त क्या है, लेकिन अगर 3 बिलियन के करीब के हमें इमीडिएट रिलीफ मिल जाती है तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी यकीनन एक सेकंड बूस्टर होगा सऊदी अरेबिया के बाद जो हमारी इकॉनमी को मिलेगा, और इस तरीके से हमारी साख भी बढ़ेगी, हमें अपने रुपए की कदर को स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगा, और IMF की कंडीशनैलिटीज़ को हम बड़े बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे, और वो अपनी जो शराइत हैं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो इतनी सख्त और कड़ी शराइत वो नहीं रख सकेंगे जो गालबन इन 2 ट्रांशेस से पहले जिनकी तवक्को की जा रही थी। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये मैसेज जो इस विजिट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को जाएगा, वो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। ठीक है डॉक्टर रसूल बख्श साहब, अपोजिशन या नाकदीन जो है वो चाहे जितने भी तनकीद करें कि खान साहब ने कहा था कि हाथ नहीं फैलाएंगे, वो हाथ फैला रहे हैं, गैर मुल्की दौरा नहीं करेंगे पहले 3 महीने, और वो कर रहे हैं। इस दफ़ा की हुकूमत जो है जो कुछ भी कर रही है, खान साहब खालिस्तान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, या गुज़श्ता हुकूमतों की तरह जो ज़ाती मफाद का एक तासुर आता था कि अगर कोई दौरा किया जा रहा है तो उसमें भी ज़ाती मफाद होगा, अगर कोई मंसूबे लगाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं तो उसमें भी कोई ज़ाती मफाद है, इस तरह का कोई तासुर है इस दफ़ा? सियासी ये बात तो सबके सामने आया है कि वो कौन सा कारखाना है जो इमरान खान साहब चीन के दौरे से चलाना चाहते हैं, वो कौन सी तिजारत है वो जो करना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, कि देखना ये चाहिए कि ये हाथ फैलाने की बात नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए अगर हम तिजारत के मौके पैदा करते हैं, या हम ये चाहते हैं कि चीन की यूनिवर्सिटीज़ में हमारे तलबा जाएँ जो इस वक्त 25,000 हैं, तो दुनिया के किसी और मुल्क में इतना पाकिस्तान के तलबा नहीं पढ़ते, और ये सब लोग आला तालीम हासिल कर रहे हैं, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए मौके पैदा करने वाली बिल्कुल ठीक है। मखतूम साहब, यहाँ पर ये बात हो रही थी कि अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त मंसूबे प्रोजेक्ट्स लाए गए, बाहर से भी लाए गए, यहाँ की हुकूमतों ने भी लगाए, लेकिन वो फ्लॉप हो गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए करप्शन की नज़र हो गए, ऑडिट नहीं हो सका उनका, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया उन पर। क्या समझते हैं आप, वाकई ऐसी बात है? क्या वजह है प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इस तरह से चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा कि वो तमाम मंसूबे फ्लॉप हो गए? जैसे कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात हो रही थी कि मंसूबा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल है, लेकिन इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस अभी तक नहीं किया गया, ऑडिट नहीं करवाया जाता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करवाती। आपका ये फरमान सही है। प्रॉब्लम ये है कि अरसा दराज से, आज की बात नहीं है, बड़े अरसे से अकाउंटेबिलिटी का हम अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मौसर निज़ाम हम नहीं बना सके। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए देखिए ना पिछली हुकूमत ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की, हमारे जमाने में थी।
हमारे जमाने में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन बहुत ही मोहतात अंदाज में चलता रहा। लेकिन इफ यू स्टार्ट डोलिंग आउट फ्रॉम द बाउंटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो फिर मामला खराब हो जाते हैं। जितना भी अच्छा हो प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली वो नजर हो जाता है करप्शन का, जैसे आपने कहा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इस मामले में वो इज क्वाइट सीरियस, और वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो उस पर वो मैं समझता हूँ कि कड़ी नजर रखेंगे, क्योंकि वो खुद जाती तौर पर दयानतदार आदमी है। और ये जो हम चाइना तशरीफ ले गए हैं, ये बुनियादी उनका जो मकसद है वो ये है कि फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। फिरदौस शमीम साहब, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे चेक एंड बैलेंस, ऑडिट और मंसूबों को कामयाबी से चलाना, उसके ऊपर भी आपका शॉर्ट सा कमेंट चाहूँगी। इसके अलावा जो मौजूदा बलदियाती निज़ाम है, फ़िलहाल उसी को एम्पावर करने की प्लानिंग क्यों नहीं की गई मौजूदा हुकूमत में? इसमें क्या लॉजिक है? और फिर क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के जो मौजूदा हुए उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ तशवीशनाक थे, और फिर ऐसे हालात में जब इकॉनमी को स्टेबल करने की कोशिशें की जा रही हैं वज़ीर आज़म समेत सबकी तरफ से, इन हालात में नए इलेक्शन करवाना अफोर्ड कर सकेगी पीटीआई? हम खौफ की बुनियाद पे तो कोई सियासत करते नहीं है, हम उसूलों की बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं। जब हम एक अच्छी चीज़ लोगों में पेश करेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि लोग हमारा साथ भी देंगे। जहाँ तक चेक एंड बैलेंस का ताल्लुक है, देखिए पीटीआई एक एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे आई है और हमने वो प्लेटफॉर्म गिव अप नहीं करना। सही। जब मुझे बाजी में हमने खालिद ने ये ऐलान किया कि हम एनआरओ नहीं देंगे, तो वहाँ से सवाल पूछा गया कि किसने एनआरओ मांगा। अरे हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं अगर मांगोगे भी एनआरओ तो तब भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये कोई कह नहीं सकता कि माजी में इन जमातों ने मांगा नहीं, या तो कहे ना कि हमने कभी तारीख में एनआरओ नहीं मांगा है। कॉन्डोलीसा राइस की किताब पढ़ लीजिए, आपको उनका पता चलेगा। सऊदी अरेबिया जाने का वाकया सुन लीजिए तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा, वो भी एक एनआरओ था। सही। तो हमने खुल्लम खुल्ला ऐलान दे दिया कि इस दफा हमने ये फैसला किया हुआ, चाहे वो पीटीआई के लोग हों, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जिस तरह ऑपोजिशन पोर्ट्रे कर रही है कि हम शायद कोई वेंजेंस की ट्रिप पे नहीं, हम पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स को क्लीन करने आए हैं। और उसके अंदर अगर हमारे पीटीआई के अंदर कोई गंदी मछलियां हैं वो भी पकड़ी जाती हैं, वो पकड़ी जाए। सर अभी तक कोई पकड़ा नहीं जा रहा ना, इसीलिए तो ऑपोजिशन जो है वो इतना शोर मचा रही है। और पीटीआई के आइडियोलॉजी पे है तो आई शुड हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, एक साला रिपोर्ट सामने आई है नैब की, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2580 मिलियन वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। अब एक नई खबर भी सामने आई है, खैबर पख्तूनख्वा में 30 बेनामी अकाउंट्स हैं जिनमें 10 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। नैब अपना काम तो कर रहा है, लेकिन क्या उतनी स्पीड से और न्यूट्रल कार्रवाई हो रही है जितनी होनी चाहिए? सुमेरा, देखें, नैब के काम की न्यूट्रलिटी पे तो कमेंट करना इस वक्त मुश्किल है जब तक कोई उसका आउटकम सामने ना आए। ये जितनी रिकवरीज की बात कर रहे हैं, इस वक्त हमने देखना यह है कि खुद नैब पर हुकूमत के कितने अखराजात उठ रहे हैं और वो कितनी रिकवरीज करके दे रहे हैं, और फिर रिकवरीज किन लोगों से हुई हैं। अगर आप पटवारी से, तहसीलदार से, किसी क्लर्क से या किसी ऐसे लोगों से, छोटे जो ऑफिसर्स हैं जूनियर लेवल के, उनसे अगर आप रिकवरीज कर भी लेते हैं तो ये इससे कोई रेवोल्यूशन मुल्क में नहीं आएगा जब तक आप बड़े पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे। तो देखना यह है कि वो कितनी सूरत से, कितनी मैच्योरिटी से और कितने बड़े लोगों को हाथ डाल के कितना पैसा जो स्टेट एक्सचेकर से लूटा गया है उसको वापस करवाते हैं। इरशाद साहब, अगर हम नैब की बात करें तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा कहा जाता है, तो पिछली हुकूमतों के दौर में ये जाली और बेनामी अकाउंट्स ये क्यों ना सामने आए? फिर ये समझा जाए कि पिछली हुकूमतों के ज़ेरे असर था ये इदारा? इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। जब सुप्रीम कोर्ट में कमरुज़्ज़मान चौधरी से कहा गया कि आप कार्रवाई करें तो उन्होंने इनकार कर दिया।
ये जो हुदैबिया केस ख़त्म हुआ है ये नैब की वजह से हुआ है कि उसने अपील ही नहीं की। अब मौजूदा नैब जो है इसके बारे में अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि वो सिलेक्टिव एहतसाब कर रहा है या इंतकाम की पॉलिसी पर, इसलिए कि अभी तक जो केसेस चल रहे हैं वो साबिक हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी हैं और मौजूदा लोगों के ख़िलाफ़ भी हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी तक कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन गिरफ़्तारी का भी एक प्रोसेस है, बार बार बुलाया जाता है और उसके बाद फिर फ़ैसला होता है कि जी वो अगर कोई शख्स जो मतलूब है वो अपने उससे जो सवालात किए गए हैं, जो तफ्तीश हुए, वो अगर मुतमईन नहीं कर सका तफ्तीशी अफसरान को तो वो गिरफ़्तारी भी होती है। ये भी मुझे तो इम्कान नज़र आ रहा है कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के भी पकड़े जाएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि जब वो पकड़े जाएंगे तो इमरान खान साहब क़तई तौर पर ना मुदाखलत करेंगे, ना उनको कोशिश करेंगे किसी किस्म का रिलीफ दिलाने की कानूनी सतह पर और अपनी हुकूमती सतह पर। तो मौजूदा नैब से तो ये तवक्को की जा सकती है, लेकिन एजाज़ अवान साहब जो बात कर रहे हैं, मौजूदा नैब ने भी गुज़श्ता 1 साल के अरसे में जब से जस्टिस जावेद इकबाल साहब आए हैं कोई बड़ी वसूली नहीं की। तो अब अगर वो इस तरफ आते हैं तो फिर हमें मज़ीद इत्मीनान होगा, लेकिन मौजूदा नैब के बारे में अभी तक मैं मायूस नहीं हूँ कि ये माजी से मुख्तलिफ नैब है और बड़े बड़े केसेस वो डील कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अब जिस मुल्क में ये नैब का मामला तो नहीं है, जिस मुल्क में एक फलूदे वाले के अकाउंट से 2 अरब मिल रहे हों, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में 10 लोगों के 8 लोगों के अकाउंट्स सामने आए हैं, वो जा रहे हैं, कोई बैंक पूछने वाला नहीं है भाई 1 अरब कैसे आ गया। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, ऐसे ही जरदारी साहब ने भी ये कहा ना कि बैंक वालों से जाके पूछें, बैंक वाले फिर इसमें खुद ही इन्वॉल्व होंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा टास्क यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत के लिए है, ब्यूरोक्रेसी से करप्शन को और करप्ट जो अफसरान हैं उनसे निमटना या उनको एलिमिनेट करना या जो भी कानूनी तरीक़ाकार है, कितना बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए? कब तक मुमकिन हो सकेगा? ये कितना अर्सा दरकार है? क्या पॉलिसी बनानी चाहिए हुकूमत और इदारों को? मेरा ख्याल ये है कि हम पाकिस्तान के मसाइल को ऐसा समझते हैं कि ये कभी हाल ना हुए हैं, ना हो सकते हैं, ना होंगे। मेरा ख्याल है ये जहन से निकाल लेना चाहिए। अगर सियासी इरादा मजबूत है और जो क़यादत है वो साहिब किरदार है, साफ़ है, नीयत दुरुस्त है, सियासी इरादा है, तो मैं समझता हूँ कि तमाम इदारे ठीक हो सकते हैं। हमारे इदारे तबाह किए गए हैं, जानबूझकर लोगों को इस्तेमाल किया गया है और लोग इस्तेमाल होने के लिए ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में तैयार थे। हर महकमे में, हर शोबे में तैयार थे कि ठीक है जी, हमें अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए, मुल्क जाने, अवाम जाने, हमें इससे सरोकार नहीं है, हमें क्या मिलता है। ये जो एक गठजोड़ बना हुआ था कुछ सियासी लोगों का और नौकरशाही का, वो ख़त्म होना चाहिए। अगर हुकूमत उनको इस्तेमाल नहीं कर रही, उनको खुद मुख्तारी दे रही है, तो मेरा ख्याल है कि दयानतदार लोग लाए जा सकते हैं, लाए जाने चाहिए। और जो लोग ब्यूरोक्रेसी में इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिनके पास ओहदे हैं, उनसे पूछना चाहिए जब आप सिविल सर्विस में आए थे आपके असासे क्या थे, आज क्या हैं, कहाँ से आए हैं, ये सवाल पूछना चाहिए उनसे। और उसके पूछे बगैर हम आगे अपने मुल्क को एक ईमानदार ब्यूरोक्रेसी नहीं दे सकते। सही। एक चीज़ तारीख़ी तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जो मौजूदा रियासत का तस्वुर है और उसकी कामयाबी की दलील है वो ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल होगी और सियासी अमूर में गैर जानिबदार होगी। बिल्कुल सही। गैर जानिबदार होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक चलेगी। ये नहीं है कि जो हुकूमत या सियासी जमात इक़्तिदार में है उनके मफादात के तकाज़ुम के तहत चलेगी। जब आप करना शुरू करेंगे तो ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। ज़रूर पूछना चाहिए उनसे। और ये कि ये बार बार सवाल होता है, मीडिया में भी होता है, बाहर भी होता है कि जी कि हमारे जो नौकरशाही है उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंतहाई गलत बात है, उनको तहफ़्फ़ुज़ है। तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि आपकी नौकरी को कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि आपके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक करप्शन की या इनएफिशिएंसी की कोई कार्रवाई ना हो और आपके पास अदालत सब कुछ मौजूद है। ये कहते हैं कि जी अगर किसी ब्यूरोक्रेट को आपने किसी
जगह पे लगा दिया है जी, जी। तो 3 साल 4 साल उनको ना हटाएं। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल हुकूमत की सवाबदीद पे है। सारी दुनिया में होता है कि अगर वो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत के एजेंडे के साथ काम कर सके, या उनका दिल दिमाग और इरादा और कुव्वत इस्तेदाद हुकूमत का साथ नहीं दे रही, तो हुकूमत को चाहिए कि उनको तब्दील करें। उनकी नौकरी कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल सही, सिर्फ यही है कि उनका तबादला एक महकमे से दूसरे महकमे में जा रहा है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से सादगी मुहिम का ऐलान किया गया, जिस पर बड़ी हद तक अमल दरामद किया गया। अब बारी है ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर पुलिस अफसरान की रिहाइशगाहों की, जिस पर मुंसिफ आला ने अपना नोटिस ले लिया। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। फिरदौस शमीम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने सादगी मुहिम का जो आगाज़ है वो यकीनन अपनी ज़ात से किया। वज़ीर आज़म हाउस और फिर गवर्नर हाउसेस को खोल दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ बनाने का भी ऐलान किया गया, और ये सब कुछ करके एक सादगी का बहुत अच्छा पैगाम दिया है। सर, सरगोधा के जो कमिश्नर हाउस है 104 केनाल पर मुहित है, 33 रुकनी स्टाफ है, लाखों के अखराजात हैं, अरबों की अराजी है, हुकूमत पर एक बोझ है। चीफ जस्टिस साहब ने तो नोटिस ले लिया है। हुकूमत की नज़र में है ये मामला? जी, मेरे ख्याल से हमारी नज़र में है, और लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जी जी। हम समझते हैं कि मुल्क के टॉप मोस्ट टैलेंट को होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, और अगर आप उनको मार्केट कंपनसेशन नहीं देंगे तो वो कभी इस तरफ आएगा नहीं। दूसरी जगह हम जहाँ चाहेंगे टॉप मोस्ट टैलेंट, वो हायर एजुकेशन में, और मैं समझता हूँ कि तमाम पर्क्स को मोनेटाइज कर देना चाहिए, इससे कि जब तक ये मोनेटाइज नहीं होंगे लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या वो मार्केट बेस्ड सैलरी है या नहीं। सही। वो बेचारा जो कमिश्नर रहता है 104 केनाल में, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? वो तो रखवाली कर रहा है, ठीक है, वो लॉन है। हमें चाहिए कि उसके ऊपर एक कॉलोनी बनवा दें, कुछ कर दें, उस एसेट का बेहतर इस्तेमाल करें। और ये हुकूमत की मेरे ख्याल से कि कारकर्दगी का एक पैमाना ज़रूर है कि वो अपने नॉन यूटिलाइज एसेट्स को यूटिलाइज करें, वरना उनको डिस्पोज ऑफ कर दे और कर्जे कम करे। कम से कम हम पे फाइनेंशियल बोझ ही कम होगा। हम अभी इस वक्त नया पाकिस्तान हाउसिंग शुरू कर रहे हैं। ऐसी तमाम अराजी जो कि अच्छे मकामात पे, उस पर हम एक्सपेंसिव मकान बनाएंगे। जो बाकी अराजी है उसके ऊपर हम जो है लोगों के लिए घर बना के उनको हाउसिंग प्रोवाइड करने का इरादा रखते हैं। तो बोथ के जो नॉन यूटिलाइज एसेट्स हैं उनको इनकैश करके वी विल यूज देम प्रॉपरली। और मैं समझता कि ब्यूरोक्रेट्स को कंपनसेशन अच्छी मिलनी चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनसेशन नहीं देंगे तो आपको अच्छे अफसरान नहीं मिलेंगे। अच्छे अफसरान नहीं मिलेंगे तो वो मुल्क के इतने अहम फैसले जो होते हैं, अरबों रुपए के फैसलों पे वो बैठे सर, 104 केनाल का जो घर है वो भी एक अच्छे ऑफिसर को देना कहाँ के अंदर एक कमजोरी। एक मिनट जी जी जी, नहीं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर। मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी देखेंगे, वो ये देखेंगे हुकूमती इदारों में कैपेसिटी नहीं है टू डू राइट वर्क, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग मोर एफिशिएंटली और पब्लिक सेक्टर नहीं है। जबकि हम समझते हैं कि पब्लिक सर्वेंट अगर अच्छे कंपनसेशन दी जाएगा, दे विल अट्रैक्ट टॉप टैलेंट और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है जनरल साहब, इतनी बड़ी रिहाइशगाह के लिए जाहिर है सिक्योरिटी के खास इंतजाम करने पड़ते हैं। एक एक ऑफिसर जो है वो हुकूमत को करोड़ों में पड़ता है। अगर यही जगह खाली करवा के फरोख्त कर दी जाए, स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाए, तो जाहिर है आवाम का ही फायदा है। इतने बड़े लेवल पर स्टेप्स लेना मुमकिन है मौजूदा हुकूमत के लिए? जी सुमेरा, मेरे ख्याल में लेट्स गिव क्रेडिट टू इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कि इस चीज़ को वो बहुत पहले इसका इजहार कर चुके हैं। जब उन्होंने गवर्नर हाउसेस की भी बात की थी और उनको पार्क्स में या उनमें कन्वर्ट करने की बात की थी, तो ओथ उठाने से पहले वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ये तो प्री पार्टीशन है जो ब्रिटिश डेज में उस वक्त कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये रिहाइश गाहें उस वक्त की हैं। पाकिस्तान के होते हुए 101 कनाल में रिहाइश किसी की नहीं बनी, लेकिन ये एक एसेट जरूर है, एक इकोनॉमी के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बोझ जरूर है। इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए
तो ये क्रेडिट जो है हुकूमत को जाता है एंड आई थिंक दे विल हैव अ प्लान अप स्लीव्स। लेकिन अभी इस वक्त जो 100 डेज की प्रायोरिटी है वो डिफरेंट है, उसके बाद इसकी तरफ तवज्जो होगी और यकीनन इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है। कम से कम सर्कुलर डेट और इंटरनल डेट जो है उसको कम करने के लिए ये मिलियंस ऑफ एकड़ के ऐसी रिहाइश गाहें और ऐसी सरकारी प्लॉट्स पड़े हैं शहरों के मराकज में जहां पे इसकी बिलियंस में नीलामी होगी और इसमें बहुत ज्यादा इनकम इससे आएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, आपने कहा कर सकते हैं या नहीं, जी जी यकीनन हुकूमत कर सकती है। कोई डिप्टी कमिश्नर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे 50 कनाल की या 100 कनाल की रेजिडेंस चाहिए। उनको एक अच्छा बाइज्जत बावकार घर चाहिए जो बेफिटिंग हो उनके स्टेटस को। सिक्योरिटी की भी उसके में जरूरियात होनी चाहिए, वो भी पूरी करके तो उनको अच्छी अकोमोडेशन दी जा सकती है। अब रहा, दो बातें पहले हुई थी, एक इरशाद अहमद साहब ने कही है, बहुत पते की बात है और आई होप हुकूमत उसका नोटिस लेगी। ये जो इन्होंने डायरेक्ट असिस्टेंस की बात की है या बेनजीर इनकम सपोर्ट की, उसको हम ज़कात या चैरिटी बना के बेकारियों की तादाद न बढ़ाएं 2000 माहवार देकर या 1000 माहवार देके। इसका अगर किसी प्लान तरीके से यूथ को बरसरे रोजगार करने के लिए इस पैकेज को बेहतर शक्ल दी जाए तो ये 70 अरब रुपए एक साल में रखे जाते रहे हैं बजट में, तो इस 70 अरब की बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है। अब ब्यूरोक्रेट्स की लास्ट बात करता हूं, आखिरी बात एक ब्यूरोक्रेट्स की करना चाहता हूं कि जब हुकूमत करना चाहे तो हमने देखा टर्की में जब एक तख्ता उलटने की कोशिश की गई तो 1 माह के अंदर प्रेसिडेंट अर्दोआन ने 4,500 डिफरेंट ऑफिशियल्स को मुख्तलिफ महकमों से जिनमें ब्यूरोक्रेट शामिल है उनको घर भेज दिया। और आर्मी में भी 32 जनरल्स को और सैकड़ों ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करके उन्हें घर भेज दिया। ठीक कह रहे सर, इससे एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे सर आप। नए टैलेंट को एनरोल किया और टर्की पहले से ज्यादा बेहतर खुतूत पर उस्तवार होकर बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर कोई ऐसे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं तो हुकूमत चाहे तो एक्शन ले सकती है और तमाम जो स्टेप्स है उसके लिए बिल्कुल मुमकिन है जब वो इक़्तिदार में है। मखदूम साहब, मौजूदा हुकूमत जो सादगी मुहिम की बात करती है, अब चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस लिया है, हुकूमत के इस स्टेप को अप्रिशिएट करेंगे आप? जी बिल्कुल करूंगा। मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये बुनियादी तौर पे ये जिसे कहते हैं ना ये थॉट और ये बुनियादी तौर पर मोहतरमा शहीद बेनजीर ने सोचा। इस प्रोग्राम में ये जो मफाद मिलता है ये उनको मिलता है जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे ज्यादा गरीब तरीन लोग जो हैं। और फिर उन्होंने एक और खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मर्द को नहीं देंगे ये पैसा, ये रकम जो है ये खातून को देंगे क्योंकि वो घर को वो चलाती है, मर्द नहीं चलाता। मर्द तो फिर वो पैसे इधर उधर कर देता है। तो गरीब तरीन लोगों के लिए BISP बना। इरशाद साहब, अगर हम सिर्फ पंजाब प्रोविंस की बात करें तो तकरीबन 2600 कैनाल पर मुश्तमिल सरकारी अराजी है, 30,000 सरकारी और निजी मुलाजमीन, लाखों के अखराजात है, हुकूमत पर एक बहुत बड़ा बोझ है। सर क्यों, लॉजिकली क्यों सर एक ऑफिसर 104 कैनाल 95, 72 या 70 या मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, इस पर रिहाइश पजीर है, टेक्निकली या लॉजिकली आखिर ऐसा क्यों है? अट्रैक्शन है बस। दिलचस्प बात है। नहीं, वो बात ये है कि उस दौर में बने थे जब एक गैर मुल्की ताकत यहाँ काबिज थी और उनका जो नुमाइंदा होता था वो कमिश्नर होता था, डिप्टी कमिश्नर होता था, SP होता था, DIG होता था। तो उसका एक तहक्कुम कायम करने के लिए, रोब दबदबा कायम करने के लिए और उनको तमाम फैसिलिटीज़ अपने घर में प्रोवाइड करने के लिए ये इंतज़ाम किया गया था। वक्त बदल गया लेकिन हम नहीं बदले। बिल्कुल। आप तो सरगोदा की बात, लाहौर का जो कमिश्नर हाउस है इसका रकबा वाइट हाउस से ज़्यादा है। सही। अच्छा, अब तज़ाद क्या है? तज़ाद ये है कि जनाब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि मैं 3 या 4 बेडरूम के घर में रहूँगा। वो रह रहे हैं यानी मैक्सिमम वो 4 कनाल का घर होगा या 2 कनाल का घर होगा, वो उसमें रह रहे हैं। और कमिश्नर साहब जो हैं वो 104 कनाल में रह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा,
जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आदत डाल दी गई है, वो उसको आवाम का खादिम बनाया नहीं गया। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कोशिश हुई थी कि ये तनख्वाहें डबल कर दें, लेकिन ये सहूलतें ले लें और आप गाड़ी भी अपनी रखें, जो मर्ज़ी रखना चाहते हैं, घर भी अपना रखें, लेकिन वो तैयार नहीं हुए क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। अब अगर आपने ये काम करना है तो पहले बैठ के एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इन अफसरों को जब वहाँ से हटाया जाएगा तो वो अफसर कहाँ रहेंगे। उनके लिए एक बाइज़्ज़त बेहतरीन किस्म के घर होने चाहिए, नंबर 1। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो ज़मीनें होंगी ये इनको औने पौने नहीं बेचा जाएगा। ये मजाक है कि जी इतना बड़ा रेस कोर्स पार्क भी मौजूद है और गवर्नर हाउस को भी आप पार्क बनाना चाहते हैं। नहीं देखें ना कि रेस कोर्स पार्क एक इतना बड़ा पार्क यहाँ मौजूद है, सामने मौजूद है, और उस गवर्नर हाउस को आप पार्क बनाना चाहते हैं। भाई उसकी यूटिलाइजेशन करें कि वो बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। ये बेवकूफ़ों की तरह बैठ के ना करें अच्छा जी ये कर लें ये कर लें सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। इतनी महंगी अरबों रुपए की ज़मीन जो है उसका इस्तेमाल ऐसा हो जो ये भी हल नहीं है कि फ़ौरन बेच दें, हाल ये है कि उसका ऐसा इस्तेमाल जो सदियों तक हमें काम दे उस जगह पे। हमारी तो सोच का इतनी सती सोच होती है कि असेंबली हॉल हमने बनाया, उसी असेंबली हॉल के पीछे भाई इतनी आबादी बढ़ गई है, वहाँ मेंबरों का पहनना मुश्किल है, कहीं और दूर ले जाएं। ठीक है सर, डॉक्टर साहब का भी मनसूबे के साथ ये काम होना चाहिए ताकि उसका कोई फायदा हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस निज़ाम में कोई तब्दीली लाई जा सकती है या फिर जिस तरह शाह साहब ने भी एक एग्जाम्पल दिया है, माजी की तरह तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो जाएगी ये मौजूदा हुकूमत? आदि ब्यूरोक्रेसी की आदतें तब्दील करवाई जा सकती हैं? मेरा ख्याल ये है कि जो नौकरशाही है उसका तो कोई इसमें कसूर नहीं है कि आप उनको बड़ा घर देते हैं, वो उनको मिलता है क्योंकि वहाँ पे मौजूद है और उनसे पहले जो अफसर वहाँ पे तैनात होते रहे हैं वो वहाँ पे रहते रहे हैं। जब वो उनको रुखसत होते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। ये जो साम्राज्य निज़ाम जिसकी तरफ शाहदारे साहब ने इशारा किया है ये उसके वाक़यात में थे कि अब जो डीकोलोनाइजेशन हो रही है वो सिर्फ हुकूमत साजी में नहीं होती कि आपने अपनी हुकूमत बना दी है, वो जहन की होती है, वो सोच की होती है, वो फ़िक्र की होती है। वो आप किस तरह से अपने जो शुबाह ज़िंदगी हैं, प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, उनको असर नौ कैसे तरतीब देते हैं कि कौमी तकाज़े आप पूरे कर सकें, कौमी मकासद पूरे कर सकें। सारी दुनिया में वो तब्दीली आई है। आखिर हम क्यों सोते रहे हैं, ये पिछली हुकूमतों से हमें पूछना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम बड़ी बात तो ये है कि ये इस सोच में तब्दीली तो आई है कि जी हमें इस तरफ भी देखना चाहिए कि किफ़ायतशारी से हमें काम लेना चाहिए कि क्या इस्तेमाल होना है उसके बारे में ज़ाहिर तदब्बुर से काम लेना चाहिए कि ये कौम के असासे हैं, हुकूमत के नहीं हैं। कि कोई अगर हुकूमत है तो वो एक ट्रस्टी बन के आए ज़िम्मेदारी के साथ कि हमारा ये सब नस्लों का मुश्तरका किसी भी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक़ हो, ये हमारा मुश्तरका कौमी विरसा है और हमारी जो मौजूदा नस्ल है उसकी ज़िम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान, बेहतर अजला, बेहतर नौकरशाही और बेहतर माहौल छोड़ के जाए। उसके लिए तब्दीली की ज़रूरत है, आ सकती है, आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सोच इमरान खान साहब उनकी तारीख ने पैदा की है, इस किस्म की तब्दीलियाँ अब नागुज़ीर हो गई हैं। ये सियासी जमात करे या आने वाली सियासी जमात करे, हो के रहेगा। मौजूदा दौर हुकूमत में सर आ सकती है तब्दीली? शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल आ सकती है और आनी चाहिए और आना शुरू हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रईस साहब, आपका भी, शाद अहमद आरिफ साहब, मखतूम शहाबुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम साहब, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सबका बहुत शुक्रिया। सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।